Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing good. हम लोगों का एक लास्ट चैप्टर जो है वो गद्य में बचा हुआ है, अशोक के फूल बाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी जब आपका कोर्स बाकी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये एक टफ चैप्टर है और ये कई बार एग्जामिनेशन में पिछले सालों में ही ये चैप्टर ऐड हुआ है और ये चैप्टर पूछा भी जाता है। तो आज से हम लोग अशोक के फूल शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है और बहुत ही खूबसूरत ये निबंध है और बहुत ही अच्छा ये निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे देश के प्रमुख साहित्यकारों में और प्रमुख आलोचक के रूप में याद किए जाते हैं और इनकी 3 रचनाएं मैंने आपको पहले भी ये बताया था, कबीर, कुटज और कल्पलता 3 मुख्य रचनाएं हैं। ये बहुत बड़े निबंधकार हुए हैं और एक निबंधकार के रूप में और एक बहुत बड़े साहित्यकार और मेन रूप से आलोचक के रूप में हम इन्हें याद करते हैं। आज जो आप कबीर की बारे में पढ़ते हैं, कबीर जो आज मतलब कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कबीर को कबीर बनाने वाले आलोचक जो हैं या कबीर को कबीर बनाने वाले कि हम उसे साहित्य में पढ़ सकें, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। तो ये इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। तो अभी हम ज़्यादा देर ना करते हुए पढ़ेंगे अशोक के फूल, ठीक है। तो अशोक के फूल में अशोक के फूल जो आपका चैप्टर है वो किस पर आधारित है, तो इसमें मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि जो अशोक के फूल चैप्टर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो उनका सामाजिक चिंतन है और जो उनका सांस्कृतिक चिंतन है उसका उनके विचारों के रूप में या उसके निबंध के रूप में उसकी परिणति है, अर्थात उसका परिवर्तन है। वास्तव में ये जो निबंध है इसको हम जो सामंतीय सभ्यता, जब सामंतकारी व्यवस्था हमारे देश में व्याप्त थी, तो जो सामंतकारी सभ्यता थी और जो व्यवस्था थी उसमें उस समय की जो रुचि थी, परिष्कृत रुचि थी उन सामंतकारी व्यवस्थाओं की, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। और उसके पहले थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि अशोक के फूल किस तरीके से हमारे समाज से विलुप्त हो गए। आपने देखे होंगे हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं अशोक के फूल। अगर मैं आपको इसे स्कूल में पढ़ा रही होती तो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि देखो उधर खिड़की से वो अशोक के पेड़ हैं और उस अशोक के पेड़ में अब फूल नहीं आते हैं, लेकिन पहले जब सामंतकारी व्यवस्था हमारे देश में थी तब उस अशोक के पेड़ में फूल भी आते थे और उस समय की सामंती व्यवस्था में जो अशोक के फूल थे वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, क्योंकि वास्तव में अशोक के फूल 2 तरह के होते हैं या 2 तरह के होते थे। एक सफ़ेद पुष्प होता था और एक रक्त रंग का, लाल रंग का पुष्प होता था। और उस समय की व्यवस्था में जो श्वेत पुष्प था, जो सफ़ेद पुष्प था, वो वहाँ की तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता था, तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी माना जाता था। और जो द्वितीय तरह का पुष्प है वो लाल पुष्प है, लाल रंग का पुष्प है, जो कि स्मृतिवर्धक है, स्मृति को बढ़ाता है, आपकी याद को बढ़ाता है। और इन्होंने इस चैप्टर में ये भी बताया है कि जो कामदेव जी हैं उन्होंने 5 प्रकार के उनके जो बाण होते हैं, कहते हैं कि कामदेव जी के जो बाण हैं वो किसी हिंदू फिलॉसफी के अनुसार, हिंदू दर्शन के अनुसार जो कामदेव जी के बाण हैं वो उससे कोई भी बच नहीं सकता। वो जिसके हृदय में चाहे उसके चेहरे में, काम मतलब इच्छा, उसके चेहरे में, उसके हृदय में प्रेम के और काम के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो उनके जो तुरीण हैं, उनके जो बाण हैं, उनमें उनके बाण से जो चीज़ें निकली उनमें से एक जो था वो अशोक का फूल था। और उनके जो तरकश होता था, पीछे जो तुरीण होता था, जो तरकश होता था, उसमें उनमें जो 5 बाण थे उसमें एक बाण उनके अशोक के फूल से निर्मित था। बात समझ में आ रही है आपको कि कामदेव जी के बाणों से कोई भी आहत होकर भी हुए बिना नहीं बच सकता, ऐसा हिंदू फिलॉसफी कहती है, हिंदू मान्यता, हिंदू धर्म
धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि कामदेव जी के बाणों से कोई भी, और हमारे साहित्य के अनुसार भी ये मान्यता है, क्योंकि हिंदी साहित्य कई बार कामदेव जी की परिकल्पना को अपने ग्रंथों में लेकर के चलता है, अपनी बुक्स में, अपनी कविताओं में, अपने गद्य भाग में, पद्य भाग में या संस्कृत में लेकर के चले हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास, वाल्मीकि आदि, तो उनके अनुसार जो कामदेव जी के का तुरीण था उसमें जो 5 बाण थे उसमें अशोक के फूल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन उन 5 तुरीणों में एक बाण के बाद भी स्थान पाने के बाद भी आज अशोक का फूल उपेक्षित है, जबकि अशोक की जो पूजा है, अशोक के वृक्ष की जो पूजा है, वो हमारे देश में पहले के समय में जब आर्य समाज की स्थापना थी, आर्य समाजीय व्यवस्था में, उस समय गंधर्वों और यक्षों के द्वारा अशोक के वृक्ष की पूजा करना बताया गया था। और भारतवर्ष का जो स्वर्ण युग, जिस समय भारतवर्ष के युग को स्वर्ण युग कहा जाता था, उस भारतवर्ष के स्वर्ण युग में इस पुष्प की जो प्रत्येक पंखुड़ी है वो बहुत मादकता के साथ, बहुत ही नशे के साथ, बहुत ही मादक स्वरूप में लहराती है। और उस मादकता की, उस नशे की, नशा तो दूसरा हिंदी का शब्द नहीं है, विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है। जो मादक शब्द आपका है वो लिया गया है, आपकी हिंदी भाषा का शब्द है। तो उस मादकता की अनुभूति के लिए कालिदास ने जिस तरह से अशोक के फूल को अपने काव्य में स्थान प्रदान किया, लेकिन उसके बाद भी आज 2000 वर्ष पहले अशोक के फूल को जो मान्यता दी गई, वो मान्यता आज के समाज में उसे नहीं मिलती है, जबकि अशोक आज भी उसी मस्ती से झूम रहा है। तो जो बदली हुई मानसिकता है उसके कारण हम अपनी अच्छाइयों को समझने में कई बार असमर्थ होते हैं। जो हमारी पूर्व समय की अच्छाइयाँ हैं, पूर्व समय का जो काल है, उसमें जो भी अच्छाइयाँ थीं, अच्छी बातें थीं, वो हम अपनी आधुनिक सोच के द्वारा या आधुनिक मानसिकता जो आज हमारी बदली हुई है उसके द्वारा हम कई बार उन अच्छाइयों को समझने में जो असमर्थ होते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी गहरी दृष्टि से उस छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान दिया है, और इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए कि क्या सामंती व्यवस्था थी, क्या अशोक के फूल का उसमें क्या स्थान था, और अशोक के फूल क्यों इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण बने हमारी भारतीय सभ्यता के लिए, हमारी भारतीय सोसाइटी के लिए। क्योंकि अशोक के फूल में बहुत तरह का स्मृति कारक है, याद को बढ़ाता है। और ऐसा भी आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो अशोक के फूल है वो मतलब जिन लोगों की संतानें नहीं होती थी, अशोक के जो फूल हैं उनमें वो भी संतानवर्धक तत्व उस फूल में होता था, उसके अर्क में होता था। तो जो स्त्रियों के संतान नहीं होती थी, या इवन पुरुष भी जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम होते थे, उनको अशोक के फूलों का और अशोक की पत्तियों का सेवन कराया जाता था, जिनसे कि उनमें संतानोत्पत्ति के गुण भी उत्पन्न हो सके। तो और संतान जो है, जो मतलब ये इसमें थोड़ा सा कुछ भी मतलब जब इसको जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो कई बार बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन ये सोचिए ये 12th क्लास में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो नाउ यू आर मैच्योर इनफ। और ये हंसने की बात नहीं है, बल्कि ये सोचने की, विचार करने की का एक गंभीर तथ्य है कि आप सोचिए कि अगर आप नहीं होते तो आपके माता पिता का अस्तित्व क्या होता। आपके माता पिता आपके होने से माता और पिता बने, है ना, उनका जो अस्तित्व है वो तो है, बट एक स्त्री तभी माँ बनती है जब वो संतान उत्पन्न कर सकती है, और जब एक पुरुष की संतान होती है वो तभी पिता कहलाता है। तो मनुष्य के जीवन में संतान का भी बहुत अधिक महत्व है। तो इस तरह से जो अशोक के फूल हैं वो न केवल तांत्रिक विद्या में या स्मृतिवर्धक है, बल्कि संतान उत्पत्ति में भी अशोक के फूल का अपना गंभीर स्थान रहा, मतलब अपना गूढ़ स्थान रहा। और इसमें आप
बहुत तरीके से वो जो सामंती व्यवस्था थी उसमें आपको बताया जाएगा कि अशोक के फूल को कितना पवित्र स्थान दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अशोक के फूल को सब यूज़ भी नहीं कर सकते थे, मतलब अशोक का फूल, जो अशोक के फूल का चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि अशोक के फूल को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला था कि अशोक के फूल को सब साधारण मनुष्य नहीं उपयोग में ला सकते थे या यूज़ कर सकते थे, बल्कि पूरा साज श्रृंगार करके जो रूपवती स्त्रियां होती थी, विशेष तौर से रानियां, वो अशोक के फूलों से अपना श्रृंगार करती थी। और ये भी कहा जाता है कि अशोक के फूल ऐसे ही खिलते भी नहीं थे। ये बहुत विस्मयकारी बात मुझे भी एक्चुअली चैप्टर को पढ़ाते समय लगती है कि अशोक के फूल ऐसे कैसे नहीं खिलते थे, क्योंकि चैप्टर में आप ये देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बताया है कि जब अशोक के फूल के खिलने का समय होता था तो रूपवती स्त्रियां, विशेष तौर से रानियां और बहुत ही सुंदर जो स्त्रियां होती थी, तन से भी मन से भी, वो स्त्रियां परिपूर्ण 16 श्रृंगार करके अपने परिपूर्ण रूप में और अपने चरणों का प्रहार अपने पैर से अंगूठे से वो उस वृक्ष को छूती थी और तब अशोक का फूल खिलता था। अब इसमें कितनी सत्यता है और क्या चीज़ें हैं ये हम जानेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक टफ चैप्टर है, ये मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि एक टफ चैप्टर है, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी नहीं बल्कि पूरी तरह से परिनिष्ठित और परिमार्जित भाषा का प्रयोग इसमें इन्होंने किया है। परिनिष्ठित और परिमार्जित और परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग इनकी भाषा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा की मुख्य विशेषता है। और इसमें संस्कृत के भी कई तत्सम शब्द आते हैं। तो परिमार्जित और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और संस्कृत की सारगर्भित खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग इसमें लेखक ने किया है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है पाठ, और थोड़ा सा आप पढ़ेंगे भी जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी पाठ में, तो आप देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड पाठ है, मतलब एक बड़ा पाठ है जो कि अब इंटरमीडिएट के सिलेबस में आया है। पहले ये बीए के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, अब ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में आया है। इसके पहले इंटरमीडिएट के सिलेबस में कुटच पाठ था जो हम लोग पढ़ाते थे, बट अब विगत कुछ वर्षों से ये अशोक के फूल आपके कोर्स में है। तो चलिए आज हम इसका पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अशोक में फिर फूल आ गए हैं, इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरीण में स्थान देने योग्य समझा था। यह अशोक ही है। अब मैंने आपको इसमें बता दिया है आपको ये चीज़, इस पैराग्राफ में जो बात कही गई है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कामदेव जी ने अपने 5 बाणों में से एक अशोक को चुना था। तो वो क्यों चुना था वो इन अशोक के फूलों को देख करके समझ में आ रहा है। तो आप इसका प्रसंग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत अवतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध अशोक के फूल से ली गई हैं, जो कि हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित हैं। या आप इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, सेंटेंस को आगे पीछे भी शब्दों को कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध अशोक के फूल से ली गई हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और इस पैराग्राफ में और इसके अगले पैराग्राफ में भी वो अशोक के फूलों की महिमा को बताते हैं। जो हमारे एक लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो उनकी महिमा को, लेखक को उसको बताते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो अशोक के फूल इस समय खिले हुए हैं, क्या कह रहे हैं कि जो अशोक के फूल इस समय खिले हुए हैं वो अत्यंत इन छोटे छोटे, क्या कह रहे हैं, सेंटेंस क्या है, इन छोटे छोटे लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में, स्तवक मतलब जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, उनमें कैसा मोहक भाव है।
और बहुत सोच समझ करके ही कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरीण में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अशोक के वृक्ष में फिर से जो है वो फूल आ गए हैं, ये बता रहे हैं, और किस तरह से वो आकर्षक हैं कि कामदेव जी ने अपने 5 बाणों में उसको स्थान प्रदान किया था। इसका वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। ये आपका प्रसंग होगा और फिर आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि अशोक के वृक्ष में फिर से फूल आ गए हैं। पूरा वृक्ष छोटे छोटे लाल लाल पुष्प गुच्छों से या फूलों के गुच्छों से भर गया है, और ये फूल कितने मनोरम, कितने मनोहर और कितने मोहक लगते हैं। और लगता है कि ये जो इतने सुंदर लगते हैं, इतने मन को मोहने वाले लगते हैं, मनमोहक लगते हैं, उन्हीं को देख करके कामदेव जी ने अपने 5 बाणों में अशोक को स्थान दिया है। जबकि इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों मनोहर पुष्प विद्यमान हैं। समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट पैराग्राफ की आपकी व्याख्या है। इसके बाद आप इसमें, क्योंकि अब तो छोटी छोटी लाइंस आती हैं लिखने के लिए, तो आपको मैं इसकी काव्यगत विशेषताएं भी बता दे रही हूँ कि सबसे पहले तो आप इसमें ये लिखेंगे कि अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया ललित निबंध है, और इसमें इन्होंने आगे बताया भी है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि जो कामदेव जी के 5 बाण हैं, उनके जो पुष्प हैं वो हैं अरविंद, नीलोत्पल, अशोक, आम और नव मल्लिका। कौन कौन से हैं? वो 5 पुष्प हैं, अरविंद, नीलोत्पल, अशोक, आम और नव मल्लिका। और इसके साथ साथ कामदेव जी के जो 5 बाण हैं, ठीक है, वो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अशोक के फूल का जिक्र किया है। भाषा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि संस्कृत मिश्रित परिनिष्ठित बोली है। कौन सी है? संस्कृत निष्ठ। इसको आप यहाँ पर एक शब्द और भी जोड़ सकते हैं, या तो संस्कृत से संबंध तत्सम शब्द लिखिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ। यहाँ कॉमन नहीं लगेगा बीच में, ध्यान रखिए कि दोनों के बीच में कॉमन नहीं लगेगा। संस्कृत निष्ठ परिमार्जित परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इसे किया है। ठीक है, तो और उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभागी समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान लगा कर कह सकता हूँ, बताता हूँ। लेकिन वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर बेटा कह रहे हैं कि लेकिन जो अशोक के फूल आज पुष्पित हो रहे हैं, मतलब खिल रहे हैं, उनको देख करके उनका मन उदास हो गया है। क्यों उदास हो गया है? इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य मतलब जिसका भाग्य जो है वो फूटा हुआ हो, मतलब भाग्यहीन हो, ऐसा समझने में उनको कोई विशेष आनंद आता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मिलता है, और यहाँ पर वो लोगों की विशेषता बताते हैं। कुछ लोगों को मिलता है, वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, फिर आपको इसकी व्याख्या बताऊंगी। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन
इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो ईश्वर ही, अंतर्यामी ही जानते होंगे, भगवान ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ और उसको मैं बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक एक लाइन का आपको अर्थ बताऊंगी कि लेखक यहाँ पर पहले तो आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आप ये बताएंगे कि लेखक कहता है कि जब जब भी मैं इन खिले हुए पुष्पों को या पुष्पित अशोक को देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। और वो मन क्यों उदास हो जाता है, इसका वास्तविक कारण तो वो कहते हैं कि ईश्वर ही, भगवान ही जानते होंगे, पर कुछ कुछ अनुमान मैं लगा सकता हूँ। ये यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। फिर इसका आप अर्थ कैसे लिखेंगे कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब जब भी मैं इस खिले हुए अशोक के वृक्ष को देखता हूँ या पुष्पित वृक्ष को देखता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को देखने में उनको कोई रस नहीं मिलता। वो ये कहते हैं कि कुछ लोग अवश्य ऐसे होते हैं जो इस संसार में किसी भी सुंदर वस्तु को देखने पर उदास हो जाते हैं। किसी की भी खूबसूरती देखकर उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। किसी को सुंदर स्वभाव का देखेंगे, परेशान हो जाएंगे। किसी के पास कोई सुंदर वस्तु होगी, इवन सुंदर व्यक्ति होगा, तो लोग परेशान हो जाएंगे और वो बहुत दूर की बात सोचने लगते हैं और उसके अंतिम क्षण तक का हिसाब लगा लेते हैं कि अगर अभी इतना अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, तो लास्ट तक कैसी लगेंगी, ये सब लोग सोचने लगते हैं। वो ऐसा कहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं इतनी दूर की बात नहीं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी अशोक के वृक्ष को देख करके मैं उस दशा के बारे में तो नहीं सोचता, लेकिन फिर भी मैं इस फूल को देख करके उदास हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि भारतीय साहित्य में केवल इन बातों में उनकी ये बात छुपी हुई है कि असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। तो इसके बारे में वो बताते हैं कि क्योंकि भारतीय साहित्य में जो अशोक के फूल है उनको बहुत अधिक सम्मान मिला और बाद के साहित्यकारों ने उसे भुला दिया। और वो ये भी कहते हैं कि मेरी उदासी का जो वास्तविक कारण है वो तो मेरे अंतर्यामी भगवान ही जानते होंगे, लेकिन इस उदासी का कुछ कुछ अनुमान मैं भी लगा सकता हूँ। और वह यह कि जो भारतीय साहित्यकार हैं, इसमें ये छुपा हुआ है अर्थ कि जो भारतीय साहित्यकार हैं उनमें अगर एक कालिदास को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों ने इस अशोक के फूल की बहुत अधिक उपेक्षा की और इसीलिए मैं इतना उदास हूँ। ठीक है, तो इसमें जो आपकी विशेषता होगी बेटा वो ये होगी कि आप ये बताएंगे कि पुष्पित अशोक को देख करके लेखक का मन उदास हो जा रहा है। जो खिला हुआ अशोक है उसको देख करके लेखक का मन उदास हो जा रहा है और जब वो इस उदासी के कारण को खोजने का, ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उनको ये निष्कर्ष मिलता है कि भारतीय साहित्यकारों में कालिदास को छोड़ करके और किसी ने भी इनके बारे में अशोक के फूल को उतना महत्व नहीं दिया, इसलिए उनका मन उदास है। और अशोक के फूल आप ये भी बता सकते हैं, इसके पहले पैराग्राफ में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक ललित निबंध है और इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। आज मैं आपका एक ही पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ मैंने लिए और 2 ही पैराग्राफ लूँगी क्योंकि अशोक के फूल को पढ़ाने में मुझे आपकी भी मदद चाहिए। और आपकी मदद कैसे चाहिए कि जब मैं आपको अशोक के फूल आपकी बुक से पढ़ा रही हूँ, देखिए एक एक शब्द, एक एक उंगली आपकी बुक से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है एज वेल एज, जैसा कि मैं कहती हूँ, ऑर्डर भी है कि इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ लीजिए, एक रीडिंग लगा लीजिए और जहाँ जहाँ आपको नहीं समझ में आए वहाँ वहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब कल से मैं आपको, मतलब नेक्स्ट टर्न से आपका, जब मैं आपको वीडियोस के थ्रू इस चैप्टर को भेजूं तो आप उन लेक्चर्स को सुने और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये एक तो नया ऐड हुआ है, दूसरा ये रिड्यूस सिलेबस में हटाया भी नहीं
गया है। तो एक तरह से, और वैसे भी नए ऐड होने के कारण और हटाए ना होने के कारण इसकी इम्पोर्टेंस दुगनी तिगुनी बढ़ जाती है। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ें। मेरे इस वीडियो को एक बार और देखिएगा तो आपको एक तरह से अशोक के फूल की समरी पूरी समझ में आएगी कि अशोक के फूल में लेखक क्या कहना चाहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो इसको आप पढ़िएगा और फिर नेक्स्ट टर्न में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।